टॉपिक है इसमें आईटीआर नंबर। कुछ आईटीआर फॉर्म नंबर होते हैं, सहज या सरल भी बोल सकते हैं इनको, SAHAJ के नाम से। आईटीआर फॉर्म कौन सा फॉर्म किसको भरना होता है? देखिए आईटीआर नंबर 1 जो है, ये फॉर्म भरना होता है एक इंडिविजुअल को, कोई भी व्यक्ति है सिंगल, जो ओआर है, भारत में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, जिसकी आय किससे है? सैलरी लेता हो, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो उसकी, अदर सोर्स से यानी कि ब्याज वगैरह भी कमाता हो, लेकिन अदर सोर्स में लॉटरी और हॉर्स रेस, इसको छोड़कर आईटीआर नंबर 1 कौन भरेगा? एक सैलरी लेने वाला व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति जिसकी हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम हो चाहे ना हो, अदर सोर्सेज से इनकम हो चाहे ना हो, बट अदर सोर्सेज में लॉटरी और हॉर्स रेस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और जिसकी जो है टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है, 50 लाख की रुपए की लिमिट है, तो उसकी आईटीआर नंबर 1 भरना पड़ेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं इसमें भी कि आईटीआर नंबर 1 कौन नहीं भर सकता। एक तो डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर हो कोई, उसके पास कभी भी अनलिस्टेड जो इक्विटी शेयर हो, प्रीवियस ईयर में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर रखता हो। नंबर 3, आउटसाइड इंडिया कोई असेट हो उसकी, एनी असेट हो। नंबर 4, मोर देन 1 हाउस। आजकल शायद ये 2 की लिमिट कर दी है, यहाँ पे देख लेना नई बुक्स में, क्योंकि हम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर कर रहे थे तब 1 की जगह 2 हाउस अलाउड हो गए थे एक व्यक्ति को, तो शायद यहाँ पर भी ये चीज लिमिट 1 है या 2 है, क्लियर नहीं है, एक बार देख लेना। तो 1 इससे ज्यादा अगर इनकम है, मोर देन 1 और 2 हाउस से ज्यादा इनकम है, तो या उसकी बिजनेस प्रोफेशन, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई आए हो, कैपिटल गेन भी हो उसका कोई, या और कुछ अन्य आए हैं जैसे लॉटरी, हॉर्स रेस वगैरह, तो ये अगर उसकी हैं तो वो एक्सेप्शनल केस है, यानी कि उसको आईटीआर नंबर 1 नहीं भरा जाएगा। आईटीआर नंबर 1 भरने के लिए बस ये 3 चीजें देखनी है आपको, सैलरी लेता हो, और बस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्स की इनकम हो। अदर सोर्स में लॉटरी हॉर्स रेस को नहीं लेंगे, और 50 लाख रुपए तक की लिमिट है उसकी, 50 लाख रुपए तक की ही इनकम कमाता हो, तो उसको आईटीआर नंबर 1 भरना पड़ेगा। अब आईटीआर नंबर 2 कौन भरेगा? आईटीआर नंबर 2 भरेंगे कौन? जो अभी एक्सेप्शनल केस करे थे ना हमने, एक्सेप्शनल केस इन आईटीआर 1 से जो बाहर निकाले, आईटीआर 1 से जो बाहर निकाले वो हम आईटीआर 2 भरेंगे भाई। अब है आईटीआर 3 कौन भरेंगे? जिन लोगों की पीजीबीपी से कोई आय है, इंडिविजुअल है वो,
या वो एचयूएफ है और पीजीबीपी से आए हो तो आईटीआर 3। आईटीआर 4 कौन भरेगा? इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, ठीक है, जिसकी 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है, लेकिन जिसकी कुछ निम्नलिखित आय है, इनकम कुछ इस तरीके से है। आईटीआर 4 में इनकम उसकी है सेक्शन 44 AD, या आपने पीजीबीपी वाले चैप्टर में आए होंगे, देख लेना, या सेक्शन 44 AE, जैसे कि माल ढोने वाला या वाहनों को रेंट पर देने के लिए या पट्टे पर दे दिया, कोई किराए पे दे दिया, उससे जो इनकम हुई है वो, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से आए हैं, लेकिन पिछले लास्ट के ईयर की हानि आगे नहीं लाई गई है, यानी कि उसके लॉस अगर आगे नहीं ले जाएगा तो उसको आईटीआर 4 भरनी पड़ेगी। अदर सोर्स से इनकम है, लेकिन लॉटरी और हॉर्स रेस ये इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, परंतु इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस है, यानी कि इसमें से कुछ को बाहर निकाल लेंगे। वही जो हमने फर्स्ट में आईटीआर 1 में किए थे ना, कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, पिछले इसमें अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में हिस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आउटसाइड इंडिया के बाहर उसकी कोई एसेट नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 44 AD 4 डबल AD 44 AE के, इनको छोड़कर किसी अन्य बिजनेस में अगर उसकी एजेंसी व्यवसाय या कमीशन या उसकी कोई दलाली वगैरह है तो उससे आए हैं, एक से अधिक मकान, एक की बजाय दो आ गए अब, और कैपिटल प्रॉफिट है, या फिर उसकी कृषि योग्य आय 5,000 रुपये से अधिक है, सट्टे का व्यापार है, स्पेशल इनकम हो, तो ये सारी चीजें हम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। अब आती है आईटीआर नंबर 5। ये कौन भरना पड़ेगा, किसको भरना है? वही एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ या कंपनी, या फिर ऐसे टैक्स पे जो आईटीआर 7 आगे पढ़ेंगे उसमें रिटर्न फाइल करते हैं। इन व्यक्तियों को छोड़कर, एक्सेप्ट, क्या क्या छोड़ा? इंडिविजुअल को छोड़ दिया, एचयूएफ को भी छोड़ दिया, कंपनी को भी छोड़ दिया, यानी कि आई थिंक ये मिलेंगे आपको एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इनकी अगर इनकम है एसोसिएशन ऑफ पर्सन की और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, तो उनको आईटीआर 5 भरनी है। अब है आईटीआर 6, ये किसको भरनी है? कंपनी के करदाताओं के लिए है, कंपनी के टैक्स पेयर के लिए है ये, बट कंडीशन क्या है? जो सेक्शन 11 यानी 11 में टैक्स से डिडक्शन नहीं लेती, नहीं लेती, तो उनके लिए आईटीआर 6 है। एक लास्ट और आईटीआर फॉर्म है, आईटीआर फॉर्म नंबर 7, उसमें कौन है तो कंपनी ही, इसमें कंपनी भी शामिल है, जो सेक्शन 139 4A, इसका 4B 4C 4D 4E और 4F, इन सेक्शन में रिटर्न अगर फाइल करते हैं, जैसे कि कौन से हैं इसमें? धर्मार्थ संबंधी, पार्टी है जो, और वो जो सेक्शन 10 में डिडक्शन लेते हैं, ठीक है।
ये आ गए ITR 7 में सभी। अब आता है तरीका क्या है। देखो दो तरीके हैं ITR भरने के, मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली। मैनुअली में आप हैंड से बाय हैंड भरोगे, ठीक है। किसी भी श्रेणी में आता है वो, चाहे एक व्यक्ति है, फर्म है, HUF है, कंपनी है, किसी भी हेड, किसी अगर उसकी इनकम है तो उसका अपना ITR फॉर्म नंबर देखेगा कि कौन सा भरना है उसको। ITR 1 भरनी है, 2 भरनी है कि 3 4 5, कौन सा भरना है उसको। ये देखने के बाद उसको बाई हैंड, लेकिन कंडीशन क्या है, बाई हैंड कौन भरेगा, जो जिनके लिए इलेक्ट्रॉनिकल कंपलसरी नहीं है। इनमें मैंने जो बताया ना, इंडिविजुअल HUF और कंपनी फर्म में, इनमें कुछ ऐसी फर्में हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिकली जरूरी ही भरनी है, तो इसलिए उनको छोड़कर बाकी जो है वो बाई हैंड ही भरेंगे। बाई हैंड भी भर सकते हैं। क्या करेंगे वो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी भर के वेरीफाइड करवा के जमा करवा देंगे, और जमा करवा के अपना जो भी डिडक्शन, सॉरी वो रिफंड वगैरह मिलना है उनको, वो ले सकते हैं। बाई हैंड ही, बाई पोस्ट भेजेंगे इसको, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.incometaxindia e-filing .go, क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइट है तो इसलिए इसमें .gov.in लगा है। इस पे जाओगे, ITR का फॉर्म नंबर चुनोगे, चूज करो, फिर ITR फॉर्म कौन सा भरना है आपको। आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, डाउनलोड कर लो उसको, फिर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो, ठीक है। और फिल करके वापिस से उसको अपलोड कर दो। आपका वहां पर डिजिटली साइन भी मांगेगा, डिजिटली साइन कर दो। डिजिटली साइन या तो वेरिफिकेशन कोड प्रिंट निकाल के उस पर वेरिफिकेशन कोड से हो सकता है, ठीक है। अगर वेरिफिकेशन कोड नहीं है तो क्या करना है, ITR 5 मान लो भर रहे हो आप और उसका वेरिफिकेशन कोड नहीं है, तो उसको प्रिंट लेके ITR 5 में भर के उसको 120 दिन के अंदर अंदर पोस्ट बाय पोस्ट से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है। अगर वेरिफिकेशन कोड नहीं है, यानी कि डिजिटल साइन नहीं मिले हुए आपको, अगर डिजिटल साइन मिले हुए हैं तो आपको ITR ऑनलाइन ही भरनी है। पर किन के लिए कंपलसरी है, ये किन के लिए कंपलसरी नहीं है वो देखते हैं हम। मैनर्स, क्या क्या तरीके हैं। देखिए, एक इंडिविजुअल है या HUF है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर उनका ऑडिट होता है 44AB के अकॉर्डिंग ऑडिट होता है तो इलेक्ट्रॉनिकल ही भरना है उनको, जरूरी। ऑडिट नहीं होता है लेकिन 80 साल से ऊपर एज है, फॉर्म नंबर ITR 1 में ITR 4 में रिटर्न किया उसने, तो इलेक्ट्रॉनिकली भर सकता है अगर डिजिटल साइन है तो। यानी कि अब वो 80 ईयर कोई बंदा है, ITR 1 भरा उसने, तो क्या कर सकता है, वो कैसे जमा करवाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटल साइन करके, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर करके, DISI बोलते हैं इसको। और डिजिटल सिग्नेचर से या डिजिटल कोड से, सिग्नेचर से, डिजिटल कोड से
अगर ये भी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिकल भरने के बाद ITR 5 को प्रिंट निकाल के और उसको वेरीफाइड करके फिर भेज सकते हैं, या फिर पेपर फॉर्म में यानी कि बाई हैंड। चारों तरीके से भेज सकता है वो बंदा। ABC तीनों में जो बताए हैं उनके अकॉर्डिंग, जिसकी एज 80 साल से ऊपर है। अदर है, अदर है तो भी जो ऊपर बताया गया ABC में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल बाय कोड, इलेक्ट्रॉनिकल बाय डिजिटल सिग्नेचर, या फिर इलेक्ट्रॉनिकल भरने के बाद ITR 5 का प्रिंट लेके और वेरीफाइड करवा के उसके बाद भेज सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल के केस में था ये। अगर ITR 6 भरने वाली कोई कंपनी है तो उसको कंपल्सरीली क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिकली ही जमा करवानी है ITR। ITR 6 बनने बाद अगर ITR 7 भरता है कोई व्यक्ति, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी अगर है, वो है पॉलिटिकल पार्टी है, तो इलेक्ट्रॉनिकली ही भरनी पड़ेगी उसको। अदर है, अदर है लेकिन ITR 7 भर रहा है वो, तो क्या करना है, अभी ऊपर ABC में से कोई भी तरीके से भर सकता है। अगर कोई फर्म है, यानी कि AOP या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन इसमें सेक्शन 44A(b) के तहत अगर ऑडिट होता है तो इलेक्ट्रॉनिकली कंपलसरी। अन्य है, अदर कंडीशन है अगर, यानी कि इसको छोड़कर अन्य दशा में, तो ऊपर जो बताया फर्स्ट पॉइंट की A, B या C किसी भी तरीके से वो ITR फाइल कर सकता है। ये थे कुछ मैनर्स। जहां पर ऑडिट वर्ड आ गया, ऑडिट वर्ड आ गया, वहां पे इलेक्ट्रॉनिकली कंपलसरी है। पॉलिटिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिकली कंपलसरी है। ITR फॉर्म जो 6 भरती है कौन, यानी कि मोस्टली जो कंपनी है ITR 6 कंपनी ही भरती है, उनके लिए भी इलेक्ट्रॉनिकली कंपलसरी है। अब आता है ITR का आपको क्या सुविधा मिलेंगी, सुविधाएं देंगी क्या। ITR जब आप ऑनलाइन भरते हो तो आपका जो टैक्स कैलकुलेशन है और आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इजी। ओके, आपका टैक्स कैलकुलेशन और इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दूसरी क्या सुविधा, आपको आपका जो TDS है कितना कटा है उसकी जानकारी भी आप ले सकते हो। यू कैन नो TDS से 26AS फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा आपका, आपके एम्प्लॉयर ने आपका कितना कितना टैक्स काटा है उसकी जानकारी आपको ऑनलाइन जब अगर आप रिटर्न भरते हो तो ये सुविधा मिलेगी आपको। तीसरी क्या सुविधा मिलेगी, अगर आप ऑनलाइन भर रहे हो तो आपकी जो रिटर्न भरी है उसकी स्टेटस को आप देख सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो कहाँ पहुंची है वो। नंबर 4, अगर मान लो आपने टैक्स ज्यादा भर दिया है, TDS ज्यादा कटा हुआ है, आपने रिफंड लेना है, तो बहुत आसानी से आप ऑनलाइन ही रिफंड ले सकते हो। तो ये ऑनलाइन टैक्स रिटर्न भरने के फायदे हैं। लाभ क्या है, यही वही है, यानी कि इजी है, कन्वीनियंस है हमारे लिए, कहीं भी भर सकते हैं हम, और जो डाटाज है वो अच्छे से वेरीफाइड है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और स्पीड अच्छी है, और रिफंड भी बहुत जल्दी पहुंच जाता है। और ये पेपर फ्री प्रोसेस है, क्योंकि इसमें पेपर फ्री है तो यानी कि पेपर यूज नहीं होंगे तो क्या होगा हमारा, अब पेड़ पौधे बचेंगे, पेड़ पौधे बचेंगे तो वातावरण भी हरा भरा रहेगा। ठीक है, ये थी ITR के बारे में आपकी कुछ जानकारियां। अब है जो TDS काटा, मैंने शुरू में बताया था TDS काटना होता है एम्प्लॉयर को। मैंने TDS काटने की कुछ ये बताई भी थी कि क्वार्टरली जमा करवानी होती है, तो वो डेट्स यहाँ पे मैंने पहले ही बता दी थी। 1 अप्रैल से 31 जून तक फर्स्ट क्वार्टर के लिए 31 जुलाई तक, सेकंड क्वार्टर के लिए 31 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर के लिए 31 जनवरी, और फोर्थ क्वार्टर के लिए 31 मई की डेट होती है जो क्वार्टरली स्टेटमेंट जमा करवाने की, जो TDS काटा उसकी जमा करवाने की।
अच्छा, जो टीडीएस कटा है उसको जमा करवाने की डेट होती है 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक टीडीएस जमा हो जाना चाहिए सारा, यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब तक वो जमा करवा देना चाहिए। और जो अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में हो और आपका हर महीने टैक्स कट रहा है, तो जो टैक्स कटा है हर महीने, तो सेम डे आपका गवर्नमेंट में जमा हो जाना चाहिए। वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके एम्प्लॉयर की। अगर आप चालान भर के जमा नहीं कर रहे हो तो जो उससे नेक्स्ट मंथ के 7th डे पे, 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये टीडीएस के बारे में 2 पॉइंट थे।